नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे आदिकाल के लौकिक साहित्य में अपना विशेष स्थान रखने वाले अमीर खुसरो के बारे में। तो आइए अमीर खुसरो के बारे में विस्तार से जानते हैं। इनका मूल नाम अब्दुल हसन था। अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम अबुल हसन यमुनीदीन खुसरो था। इनको खुसरो की उपाधि ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा दी गई थी। इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 1255 ईस्वी में हुआ और कहाँ, एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। इनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया थे। इनका निधन 1324 ईस्वी में हो गया था। ऐसा माना जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु के समय ये कंधार में थे। जब उन्हें पता चला तो ये औलिया की अंतिम दर्शन करने के लिए उनके पास आए, क्योंकि ये अपने गुरु का बहुत सम्मान करते थे। और जब ये अपने गुरु के पास पहुँचे, उनको देखा, उसी समय उनके बाद खुसरो का भी निधन हो गया, यानी वहीं पर इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इनके अगर उपनाम की बात करें, खुसरो के कई उपनाम थे। उसमें से जो महत्वपूर्ण है या जो बहुत प्रसिद्ध हुए, तोता ए हिंद किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये नाम इनको दिया गया, जो उपनाम है। इसके साथ साथ दूसरा जो इनका नाम था, तूती ए हिंद, ये खुसरो ने स्वयं को कहा है। तूती से मतलब क्या है? दूती। किसकी? हिंद की दूती है। जो हिंदवी है या जो हिंदी भाषा है, वो अगर खड़ी बोली हिंदी का आदिकालीन प्रथम कवि किसी को माना जाता है तो वो अमीर खुसरो है। इसीलिए उन्होंने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है। ईश्वरी प्रसाद ने इसे कवियों में महाकवि स्वीकार किया है कि जो खुसरो है वो कवियों में महाकवि हैं। इसके साथ साथ इसे खुसरो को कवियों में राजकुमार की उपाधि भी दी गई है। इस उपनाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये प्रमुख नाम है जिनसे खुसरो की एक अलग पहचान बनी। जो खुसरो है ये दिल्ली के शासन से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। इन्होंने लगभग 11 राजाओं का या 11 शासकों का जो शासन है दिल्ली के गद्दी पर देखा है अपने जीवन काल में। तो इन्होंने बहुत सारे अनुभव, और ऐसा माना जाता है या इनके बारे में जो प्रसिद्ध है कि ये युवावस्था में ही इन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था और धीरे धीरे इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि अपने समय काल में ही प्राप्त कर ली थी एक कवि के रूप में। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी। खालिक बारी एक शब्दकोश है। दूसरा जो पहेलियाँ इन्होंने लिखी, मुकरियाँ इन्होंने लिखी, गज़ल लिखे, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। उसके बाद है दो सुखने, नू सिपहर। ये जो रचना है नू सिपर, इसमें भारतीय बोलियों का वर्णन किया गया है नू सिपर में। नजराना, नजरान ए हिंद, इस रचना को अगर देखें तो ये भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। उसके साथ साथ आवाज़ ए सुखरवी, यहाँ पर खुसरवी, आवाज़ ए खुसरवी, ये एक संगीत विषयक रचना है। नाम से आप याद कर सकते हैं, आवाज़ से क्या है? संगीत उत्पन्न होता है, तो आवाज़ ए खुसरवी। उसके बाद इनकी जो रचना है वो है आशिक। इस रचना में इन्होंने हिंदी भाषा की प्रशंसा की है। और जैसा कि मैंने बताया कि आदिकालीन साहित्य में खड़ी बोली के कवि के रूप में खुसरो को एक विशेष पहचान भी मिली है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिन्होंने इन्हें खूब प्रसिद्धि हिंदी साहित्य में दिलवाई है। खुसरो के साहित्य की विशेषताओं की अगर बात करें तो आदिकालीन साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है, ऐसा मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये एक बहुआयामी प्रतिभा के कवि थे, जो कि इनका ये गुण इनकी कविताओं में देखा जा सकता है। जब इनकी कविताओं को हम पढ़ते हैं तो इसमें जो विशेषताएं मिलती हैं उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर दे सकते हैं ज्ञान मूलक साहित्य की रचना। जो खुसरो जी हैं, इन्होंने अपने साहित्य को केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखा, अपितु ज्ञानवर्धन के लिए भी लिखा। और इनका जो ये साहित्य है जिसमें पहेलियाँ हैं, मुकरे हैं, मुकरियाँ हैं और दो सुखने हैं, वो इसी प्रकार के साहित्य में शामिल है। इसके साथ साथ जो बाल मनोरंजन है वो भी उनके ज्ञान में ही वृद्धि करता है। यानी बालकों के लिए जो साहित्य लिखा, बच्चों के लिए जो साहित्य लिखा, वो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। हम बचपन से अपनी किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसमें बालकों का मनोरंजन भी हो रहा है और हम पहेली के माध्यम से जान रहे हैं कि आकाश कुछ इसी प्रकार से होता है। उसमें तारों रूपी जो मोती हैं
वो भरे रहते हैं। थाली के रूप में जो आकाश है वो उल्टा है, लेकिन उसमें से मोती एक भी नीचे नहीं गिरता। तो इन्होंने जो साहित्य लिखा वो ज्ञान मूलक साहित्य था। केवल मनोरंजन ही उनका उद्देश्य नहीं, अपितु ज्ञान का प्रचार प्रसार करना भी इनका उद्देश्य था। उसके बाद अगर देखिए तो इनके काव्य में सूफी दर्शन भी होते हैं। देखिए खुसरो का जो काव्य है इसमें सूफी दर्शन की अगर बात करें तो ये इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक, यानी ईश्वर को जो प्रेम करने का पहली सीढ़ी है वहाँ से लेकर उसकी प्राप्ति तक की जो यात्रा है वो भी इसमें शामिल है। इन्होंने अपने गुरु की मृत्यु पर जब ये पहुँचे तो उनको देखकर जो इन्होंने पंक्तियाँ कही थी, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन बही चहु देश, कि गोरी सो रही है मुख पर केश डाले। इनके जो गुरु हैं वो मृत्यु शैया पर सो रहे हैं, सेज पर सो रहे हैं, मुख को उन्होंने ढक लिया है। चल खुसरो घर आपने, कि हे खुसरो अब तुम भी अपने ईश्वर के घर चलो, क्योंकि चारों ओर चहु देश क्या हो गई है, रैन हो गई है। रैन यानी अंधकार फैल गया है, अज्ञानता रूपी। जब गुरु ही संसार से चले गए तो ज्ञान का प्रकाश कहाँ से होगा, और स्वयं को अपने ईश्वर के घर चलने के लिए कहते हैं और इसी के साथ अपना देह त्याग देते हैं। तो ये सूफी दर्शन है, और सूफी दर्शन भी कौन सा, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा का दर्शन इन्होंने सुझाया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इनके काव्य में जो तत्कालीन सामाजिक समस्याएं हैं उनका भी चित्रण किया गया है, और इसी कारण इनका जो साहित्य है या इनका जो काव्य है वो संवेदनाशील या संवेदनात्मक काव्य कहा जा सकता है। समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, उनका इन्होंने वैविध्यपूर्ण चित्रण किया है। उसके बाद आता है समन्वय भावना। देखिए समन्वय कहाँ करना चाहते हैं, धर्म में समन्वय, भाषा में समन्वय, समाज में समन्वय, यानी प्रत्येक क्षेत्र में ये समन्वय स्थापित करने के पक्षधर हैं। कहीं पर भी ये युद्ध के पक्षधर नहीं है। बार बार जिस जिस राजा के ये साथ रहे दिल्ली दरबार में, जैसे कि मैंने कहा लगभग 11, कुछ एक जगह 8 शासक भी लिखे हुए हैं, लेकिन लगभग 11 शासकों के साथ इन्होंने दिल्ली में अपना समय व्यतीत किया। तो ये कहीं पर भी युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते या युद्ध के लिए किसी को प्रेरित नहीं करते। शांति पसंद व्यक्ति है, प्रेम स्नेह से समाज को बनाना चाहते हैं और समाज को जोड़े रखना चाहते हैं। यही समन्वय भावना इनकी भाषा के क्षेत्र में भी दिखाई देती है। देखिए मुस्लिम होते हुए भी ब्रज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग करना। अगर इनका ब्रज भाषा का उदाहरण देखें तो देखिए गोरी सोवे सेज पर, हम इन्हीं पंक्तियों को ले लेते हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा ही तो है। सूरदास की जो भाषा पढ़ते हैं वो इसी प्रकार की तो है। अगर खड़ी बोली की बात करें, एक थाल मोतियों से भरा, तो एक थाल मोतियों से भरा हुआ, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है कि ये खड़ी बोली की पंक्तियाँ नहीं है। तो इन्होंने भाषा में भी समन्वय करने का प्रयास किया। मुस्लिम होते हुए भी, फारसी के कवि होते हुए भी इन अन्य भाषाओं से भी उन्होंने उतना ही लगाव और प्रेम यहाँ पर प्रकट किया है। इसके साथ साथ इनके जो काव्य है उसमें समाज के प्रति जो संवेदना है, जो चिंता है, वो भी इन्होंने अभिव्यक्त की है। तो ये इसीलिए चाहते थे कि समाज में एकता बने, धर्म में भाईचारा प्रेम बना रहे, जिससे कि विकास संभव हो सके या शांति से समाज का, एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके। उसके बाद अगर भाषा शैली की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने अभी बताया फारसी की मुख्य भाषा थी, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ब्रज भाषा तथा अन्य जो लोक भाषा थी उनका भी अपनी साहित्य में समन्वय किया है या प्रयोग इन्होंने किया है। इसके साथ साथ इनकी कविताओं में माधुरी और प्रसाद गुण सबसे ज़्यादा मिलता है। दूसरी ओर अगर बिंब की बात करें तो चित्रात्मक है, बिंबात्मकता है, और इसके साथ साथ उक्ति वैचित्र्य का भी इन्होंने प्रयोग किया है अपनी व्यंग्यात्मक क्षमता को दिखाने के लिए। उक्ति वैचित्र्य क्या है, किसी बात को विचित्र रूप से प्रकट करना, यानी उस बात को स्पष्ट करना, बताना, लेकिन कैसे, एक विशेष तरीके से बताना। और इनकी जो व्यंग्य शैली है वो तो अपने आप में अनोखी और अद्भुत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में अगर खुसरो को देखें तो इन्होंने विशेष रूप से भावों पर तो ध्यान दिया ही, इसके साथ साथ शिल्प के स्तर में भी हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं या विशेष जगह इन्होंने हिंदी साहित्य में बनाई है।